हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, ये एक ऐसी पीडीएफ है जिसके अंदर से जो है एग्ज़ाम में आपका असर्शन वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन गारंटीड है इस पीडीएफ से आपका जो क्वेश्चन है वो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है जी। ये पीडीएफ कहाँ है, कहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है सपोर्ट मटेरियल है। ठीक है। अब आप बोलेंगे यार सपोर्ट मटेरियल तो हमने पूरा देखा, सपोर्ट मटेरियल में तो हमें ऐसा कहीं नहीं मिला है। ये जो सपोर्ट मटेरियल है, दो सपोर्ट मटेरियल है, एक तो है 20-21 का, ठीक है, वो पुराने वाला है, और एक है 21-22 का, वो नया वाला है। जो पुराने वाला है उसमें ना आपको एक भी असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यू के क्वेश्चन या केस स्टडी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है। ये जो है सपोर्ट मटेरियल है, ये 21-22 का है। आपको अगर ये डाउनलोड करना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, या आप गूगल पे नॉर्मल सर्च कर सकते हैं क्लास 12 सपोर्ट मटेरियल और लिख दीजिएगा उसके आगे 21-22 बस। तो जो 21-22 का आएगा उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आपको चैप्टर वाइज आपको समष्टि के, भारतीय अर्थव्यवस्था के, असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यू, केस स्टडी, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। जो एग्जाम में केस स्टडी, जो असर्शन, रीजनिंग है, जो भी है ना, वो इसमें से आना ही आना है। तो अगर आप ये नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो भाई आप ये समझ लीजिए, अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो बड़ा पछताएंगे। गाना तो आपने सुना ही होगा। तो बिना बकवास की मुद्दे को शुरू करते हैं। कह रहा है पहचान करिए कि निम्न में से कौन सा एक मध्यवर्ती वस्तुओं का एग्जाम्पल है। टैक्सी उपयोग के लिए टैक्सी चालक द्वारा खरीदी गई कार अंतिम है। एक स्कूल द्वारा इलेक्ट्रीशियन को दिया गया भुगतान, ये क्या है? ये एक मध्यवर्ती है। तो पहले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। कह रहा है पूंजीगत वस्तुओं के सामान्य टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता, क्या कहा जाता है? हर साल जो पूंजीगत वस्तुओं में टूट फूट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है मूल्यह्रास कहते हैं, मूल्यह्रास। कह रहा है राष्ट्रीय आय निम्न में, राष्ट्रीय आय निम्न को होने वाली कारक आय का योग होती है। राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय जो है कौन सी कारक आय का योग होती है? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया। देशवासी, आर्थिक क्षेत्र, सामान्य निवासी, या निवासी और गैर निवासी दोनों। तो भाई राष्ट्रीय आय जो है वो सामान्य निवासियों की आय का जोड़ होती है, एक साल के अंदर अंदर जितनी भी कारक आय को अर्जित करते हैं। इसको जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी देश का निवासी कौन होता है? जो उस देश में पैदा हुआ होता है, जो उस देश में रहता है, जो उस देश का नागरिक होता है, जो उस देश में रहता है, कमाता है, खर्च करता है और जमा करता है। तो भाई ये जो इसका आंसर है वो है आपका डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। नागरिक के, निवासी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आ सकते हैं। कह रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। भोग वस्तुएं, यहाँ कॉलम 1 में दे रखा है मनोरंजन सेवाएं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई कौन सा जो है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है, कौन सा विकल्प जो है सही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई उपभोग वस्तुएं, ठीक है, और पहले का लिखा हुआ है ए, उपभोग वस्तुएं, मनोरंजन सेवाएं। पूंजीगत वस्तुएं, परिवार द्वारा उपभोग किया गया पंखा। अंतिम वस्तुएं, बड़े द्वारा खरीदी गई लकड़ी। मध्यवर्ती हुए फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन। देखो ये जो तीनों विकल्प हैं, ये तीनों विकल्प ये तो गलत ही हैं। पूंजीगत वस्तु उत्पादक यूज़ करता है, अंतिम वस्तु बड़ी लकड़ी यूज़ कर रहा है, मध्यवर्ती है, और मध्यवर्ती वस्तु ये जो है ये है ही नहीं, मशीन तो अंतिम होती है। ये वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही दे रखा है, भोग वस्तु, मनोरंजन सेवाएं। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ये। ठीक है जी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह जो है वो नहीं है? कौन सा प्रवाह नहीं है? प्रवाह नहीं पूछ रहा है वो आपसे। आय, बचत, उपभोग और संपत्ति। तो भाई संपत्ति जो है, प्रवाह, स्टॉक और प्रवाह के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। तो संपत्ति जो है वो प्रवाह नहीं है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु जो है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु जो है वो नहीं है? पूंजीगत वस्तु नहीं है। तो भाई परिवार की कार। पूंजीगत वस्तु तो उत्पादक यूज़ करता है ना, ये तो जो है उपभोक्ता है परिवार। तो परिवार द्वारा खरीदी गई कार पूंजीगत उसका एग्जाम्पल नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्यवर्ती वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु, तो वकील द्वारा एक फर्म को प्रदान की गई सेवाएं, ठीक है। परिवार द्वारा खरीदा गया टेलीविज़न अंतिम है, एक फर्म द्वारा मशीन अंतिम है, ये तीनों अंतिम है, ठीक है, ये तीनों अंतिम है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास नहीं है? सामान्य टूट फूट, मशीन की कीमत में कमी होना, संभावित अप्रचलन अचल पूंजी का उपयोग, तो यही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शरण का एक उदाहरण है? शरण का, तो शरण और भरण क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बचत जो होती है वो शरण का एग्जाम्पल होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शरण और भरण आय के चक्रीय प्रवाह से रिलेटेड है ये। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में शामिल नहीं होता? समुद्री सीमा, भारत में स्थित विदेशी बैंकों की शाखाएं, या नई दिल्ली में स्थित विदेशी दूतावास। तो भाई जो दूसरे देशों की दूतावास भारत के अंदर है वो देश की घरेलू सीमा होती है, हमारी नहीं होती है। कौन सा एक हस्तांतरण भुगतान है? तो ये तो हलवा क्वेश्चन है। हस्तांतरण भुगतान कौन है? छात्रवृत्तियाँ। इसमें 20 MCQ, असर्शन रीजनिंग भी कराऊंगा, केस स्टडी भी कराऊंगा, तो ध्यान से जरा समझ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन अधिशेष का भाग नहीं है? तो प्रचालन अधिशेष का कौन सा? बोनस तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, बोनस क्या होता है? किराया, ब्याज, लाभ, लाभांश, ये तो हमने पढ़ा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आय विधि के विषय में सत्य नहीं है? आय विधि के विषय में सत्य नहीं है। आय विधि में हस्तांतरण आय को शामिल, यहाँ पे लिखा है हस्तांतरण आय को शामिल किया जाता है। अब हस्तांतरण आय तो कहीं आती ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यता आय का एक उदाहरण नहीं है? बाह्यता आय का उदाहरण नहीं है। कारखानों के द्वारा प्रदूषण में वृद्धि, ये तो है। आयात में वृद्धि के कारण घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास, यही है इसका आंसर। उसके बाद है 16वें की बात करते हैं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास हमारी डैश सीमा के भाग होते हैं, तो हमारी आर्थिक सीमा के जो हैं भाग होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवाओं का मूल्य वर्तमान कीमतों पर ज्ञात किया जाता है, चालू कीमतों पर जब जीडीपी निकाली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मौद्रिक जीडीपी। उसके बाद है कह रहा है पहचानिए कौन सा सत्य है? कौन सा जो है सत्य है? कह रहा है जब NFIA जो है 0 से कम होता है तो राष्ट्रीय आय ज़्यादा होती है घरेलू आय से। NPA मतलब राष्ट्रीय और ये है वो। जब NFIA 0 होता है, मैं पहले कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन आएगा ही आएगा। तो भाई जब NFIA ग्रेटर देन होता है 0 से, ये वाला विकल्प यहाँ ठीक है, तो राष्ट्रीय आय घरेलू आय से ज़्यादा होती है। ये जरूर कर लीजिएगा, मैंने सैम्पल पेपर में भी ये डाल रखा है, ठीक है, इसको जरूर कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। उसके बाद कहता है डी इसका आंसर है, ठीक है, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहता है कि यहाँ डी हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण आय नहीं है? हस्तांतरण आय नहीं है, तो हस्तांतरण तो भाई हस्तांतरण नहीं है, ये सब हस्तांतरण है, ठीक है। कर भी हस्तांतरण होता है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे कर हस्तांतरण भुगतान होते हैं। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशों से निवल कारक आय का घटक नहीं है? NFIA का घटक नहीं है, तो NFIA के घटक आपको पता होना चाहिए। विदेशों से कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है, विदेशों से संपत्ति उद्यमशीलता होती है, और कंपनियों की प्रतिधारिताएं होती है, 3 ही घटक होते हैं, ठीक है। तो रही बात कौन सी? सी, ये ही नहीं होता, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद देखिए अब एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण का घटक नहीं है? घटक नहीं है, तो सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण का सार्वजनिक निवेश होता है, व्यापार निवेश होता है, परिवारों द्वारा निवेश होता है, लेकिन जो ये है माल सूची निवेश सकल घरेलू का घटक नहीं होता। बी ही इसका आंसर है। तो भाई ये MCQ, इसमें MCQ भी है। अब देखिए अब असर्शन रीजनिंग भी आ गई, तो इससे तो जरूर करके जाइएगा असर्शन रीजनिंग, ठीक है। इसमें भले एक क्वेश्चन आगे और भी आएंगे, केस स्टडी वगैरह देखिए। 22वें में कहता है व्यय विधि से GDP ज्ञात करते समय आयात पर होने वाले व्यय को घटाना होता है।
क्या आयात माइनस होता है? आयात तो माइनस होता है, असर्शन तो ठीक है। विदेशों से आयात की गई वस्तुएं तथा सेवाओं का मूल्य, मतलब दूसरे देशों से, विदेशों से आयात की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उनकी उत्पत्ति के देश की जीडीपी में जोड़ा जा चुका है। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात गलत है? तो भाई ये बात भी ठीक है। दोनों की दोनों बातें जो हैं ठीक। भाई जो वस्तुएं हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं वो कह रहा है उस देश की जीडीपी में जुड़ चुकी है जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुई है, तो ये बात तो ठीक है ना। इसलिए तो हम माइनस करते हैं ना अपनी में। हम अपनी में क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि वो उस देश की जीडीपी में जुड़ेगी जिस देश में वो प्रोड्यूस हुई हैं। दोनों बातें जो हैं ठीक लिखी हुई हैं। और हम माइनस क्यों करते हैं? इसलिए तो माइनस करते हैं क्योंकि वो उस देश की जीडीपी में जुड़ चुकी है। हम भी उसको अपनी जीडीपी में जोड़ लेंगे, दूसरे देश भी जीडीपी जोड़ लेगा, तो एक ही वस्तु दो जगह जुड़ जाएगी। दोनों की दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए जी। उसके बाद आता है मुद्रा और बैंकिंग का। कहता है मुद्रा जो है वो एक माध्यम है किसका? संचार का, वस्तु विनिमय का, विनिमय का या सट्टेबाजी का? तो मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। भारत में मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, या वित्त मंत्रालय द्वारा, या कमर्शियल बैंक द्वारा? कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद आता है मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को संदर्भित करती है। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान धन का प्रवाह, वित्तीय वर्ष के दौरान धन का प्रवाह, केवल 31 मार्च को मुद्रा का स्टॉक, किसी भी समय मुद्रा का स्टॉक। तो मुद्रा की पूर्ति का क्या मतलब है? एक एग्जैक्ट डेट पे जनता के पास जितना मुद्रा होती है उसको कहते हैं एक एग्जैक्ट डेट पे। तो एक एग्जैक्ट डेट की बात कहाँ की गई है? यहाँ पे की गई है। किसी भी समय मुद्रा का स्टॉक, अब किसी भी समय तो ये समय काल हो गया ना, एक एग्जैक्ट डेट की यहाँ बात नहीं हो रही। 31 मार्च एक एग्जैक्ट डेट कहाँ लिखी हुई है? सी ऑप्शन में लिखी हुई है। मुद्रा की पूर्ति का क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा की पूर्ति पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मुद्रा की पूर्ति का क्या मतलब है? एक डाकघर बचत बैंकों में बचत के रूप में रखी गई मुद्रा, सरकार द्वारा रखे गए धन का कुल स्टॉक, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कुल भंडार, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कुल प्रवाह। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर ये आप बताएंगे कि इसका जो है क्या होगा। ठीक है जी, इसका आप बताएंगे। फिर कहता है मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य डैश से है। जनता के पास चलन में मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी मुद्रा, जनता के पास चलन में करेंसी तथा कमर्शियल बैंकों के पास मांग जमाए, और सरकार के पास करेंसी। ये जो दोनों क्वेश्चन जो है ना आपके, ये M1 घटक, आपको मुद्रा की पूर्ति और M1 घटक ये आपको पता होना चाहिए। C प्लस DD प्लस OD इनका क्या मतलब होता है? अगर आपको ये पता होगा तो आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर बहुत ही आराम से जो है बता सकते हैं। तो इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुद्रा निर्माण या साख निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है? तो भाई वो कमर्शियल बैंक जो है करता है। कमर्शियल बैंक द्वारा साख निर्माण से आपका क्या अभिप्राय है? ऋण निर्माण की प्रक्रिया है, ये ऋण निर्माण की प्रक्रिया। केंद्रीय बैंक क्या है? एक शीर्ष संस्था है, सर्वोच्च बैंक है। मुद्रा की आपूर्ति की एक माप है, मुद्रा की पूर्ति की एक माप है मांग जमा, सावधि जमा, समय जमा, आवृत्ति जमा। मुद्रा की पूर्ति का एक माप है, तो मांग जमा पे लगा दीजिए। ठीक है, सावधि। प्रवाह अवधारणा का एक उदाहरण है। प्रवाह, मुद्रा का निर्माण, मुद्रा की पूर्ति, मांग जमा है, मुद्रा का निर्माण लगा दीजिए प्रवाह। ठीक है जी। क्रेडिट निर्माण केंद्रीय बैंक का एक कार्य है, असत्य हो जाएगा ये तो। भारतीय स्टेट बैंक सरकार का बैंकर है, असत्य हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, सत्य हो जाएगा। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो जो 2 क्वेश्चन है मुझे जरूर बताएंगे कमेंट में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। M1 और मुद्रा की पूर्ति का अर्थ पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। अब देखिए आय और रोजगार वाले चैप्टर से इसको जरूर कर लीजिएगा भाई, ये इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा MPS के लिए सही है। बहुत बारी आया भाई ये क्वेश्चन, क्या MPS की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है? हाँ। MPS ऐसे निकाला जा सकता है? हाँ। MPS ऐसे निकाला जा सकता है? हाँ। तो भाई उपरोक्त सभी जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उपभोग वक्र मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को काटता है, क्योंकि उपभोग वक्र मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होता ना, वो ऊपर से काटता है क्योंकि उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। निवेश गुणक का मूल्य क्या है? निवेश गुणक कैसे निकाला जा सकता है? तो निवेश गुणक का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। पहला ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। तीसरे का जो है वो ए हो जाएगा। शुद्ध निर्यात शून्य होगा कब? शुद्ध निर्यात शून्य कब होगा? जब सिंपल सी बात है निर्यात और आयात बराबर होंगे, क्योंकि कैसे निकलता है निर्यात माइनस आयात, अगर निर्यात भी 500 आयात भी 500 तो 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में निवेश गुणक का मूल्य उच्चतम होता है? मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब MPC की वैल्यू ग्रेटर देन होगी MPS से। पुट करके देखिएगा, अपना आप आपको पता चल जाएगा। सी विकल्प जो है सी विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है डैश में परिवर्तन और डैश में परिवर्तन MPC कहलाता है। उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात MPC होता है। यदि MPC और MPS बराबर हैं तो K की वैल्यू क्या होगी? तो K की वैल्यू MPC और MPS बराबर कब होते हैं? जब दोनों 0.5 होंगे। अगर MPS 0.5 है तो K कितना होगा? 2 हो जाएगा। सरकार को अधिमांग की स्थिति को ठीक करने के लिए अपने व्यय में कमी करनी होगी क्योंकि मांग ज़्यादा है। यदि MPC डैश तो उपभोग वक्र x अक्ष के समांतर होगा। MPC अगर डैश है तो अगर MPC तो x अक्ष के समांतर होगा, तो अगर MPC जो है शून्य होगा तो x अक्ष के समांतर बनेगा। आय के समविच्छेद बिंदु पे APC, समविच्छेद बिंदु क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। जब जितनी आय होती है उतना भोग होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो APC का मान क्या होगा? APC का मान क्या होगा? 1, क्योंकि जब अब जितना कमा रहा हूँ उतना भोग कर रहा हूँ, वही तो होता है समविच्छेद बिंदु। तो जब C बराबर है y के। उसके बाद देखिए सत्य। उसके बाद कहता है बचत वक्र और उपभोग वक्र एक दूसरे के समांतर कभी भी नहीं हो सकते। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात गलत है? तो ये बात जो है असत्य हो सकते हैं। APC और APS कभी बराबर नहीं हो सकते। APC और APS तो भाई हो सकते हैं बराबर, दिक्कत क्या है? 0.5 दोनों हो सकते हैं, क्या दिक्कत आ गई? MPC और निवेश गुणक के बीच व्युत्क्रमा मतलब उल्टा संबंध है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये गलत है। MPS के साथ होता है निवेश गुणक और MPC के बीच में सीधा संबंध होता है और MPS के साथ उल्टा होता है। आय के समविच्छेद बिंदु पे APS का मान 0 होता है, अभी तो ऊपर बताया APS का मान 1 होता है। आय में वृद्धि के साथ साथ APC में आय में अगर वृद्धि होगी तो APC में कमी आएगी। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल पुट करके देख लीजिएगा, कोई भी वैल्यू दो। निवेश गुणक का न्यूनतम मूल्य 0 होता है, मिनिमम वैल्यू उसकी 0 नहीं होती, मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसकी, ठीक है जी। उसके बाद कहता है मिनिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है उपभोग वक्र कभी भी x अक्ष को नहीं काटता। तो बिल्कुल सही बात है, x अक्ष को वो कभी भी नहीं काटेगा, क्योंकि उसका कर्व कैसे बनता है? उसका कर्व अगर आपने पढ़ा हो तो ऊपर की तरफ जाता है ना x अक्ष से, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके असर्शन रीजनिंग। APS हमेशा 1 से कम होता है, क्या ये बात ठीक है?
क्या ये बात गलत है? क्या एपीएस हमेशा 1 से कम होता है या नहीं? तो भाई वो तो हमेशा 1 से कम रहता है। एपीसी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं, ठीक है, दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं, क्योंकि एपीसी कभी शून्य नहीं हो सकता, इसलिए एपीएस हमेशा 1 से कम रहता है। तो दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ए जो है ना, ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति का अंतर, इसके असर्शन रीजनिंग जरूर कर लीजिएगा। मुद्रास्फीति का अंतर आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग वक्र और 45 डिग्री के लाइन के बीच क्षैतिज दूरी है। मुद्रास्फीति का अंतर पूर्ण रोजगार, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बीच की दूरी है मुद्रास्फीति का अंतर। मुद्रास्फीति कब होती है? ये कंफ्यूज कर रहा है बस आपको, स्फीतिक अंतराल बोल रहा है, स्फीतिक अंतराल। मुद्रास्फीति और स्फीतिक अंतराल एक ही चीज होती है। तो क्या ये बात ठीक है? हाँ। सरकार मुद्रास्फीति के अंतर को ठीक करने के लिए, मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए संकुचन राजकोषीय नीति का उपयोग करती है। संकुचन का मतलब, एक होती है संकुचन, एक होता है विस्तार, एक होता है संकुचन। संकुचन का मतलब होता है अपने संकुचन का मतलब होता है कि लाइक अपने खर्चे वगैरह में जो है, अपने खर्चे वगैरह में जो है कमी कर देना, ठीक है। मुद्रास्फीति के अंतर को, महंगाई हो रही है ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें जो है राजकोषीय नीति का उपयोग, संकुचन राजकोषीय नीति का उपयोग करती है। संकुचन टैक्स वगैरह में जो है कमी करेगी, ठीक है, व्यय कम करेगी, टैक्स वगैरह कम करेगी। यार ये तो ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसके ठीक लिखा हुआ है, इसका भी मैं बताता हूँ, इसका ठीक लिखा हुआ है लेकिन इसके आंसर में गलत लिखा हुआ है। इसने कह रहा है रीज़न गलत है, रीज़न तो ठीक लिखा हुआ है यार, के अंतर को, ठीक है, इसका भी हम देखते हैं, दोनों ठीक लिखे हुए हैं ये वैसे। उसके बाद देखिए इसमें केस स्टडी वाले भी क्वेश्चन है, तो केस स्टडी वाले भी क्वेश्चन जो आएंगे आपके, इसी में से देख लीजिए, आपकी किस्मत हुई तो पता चला इसी में से आ गया पूरा का पूरा। ये एक पैराग्राफ दे रखा है, तो कह रहा है सरकार के उपरोक्त उपाय डैश के तहत आते हैं। पहले आपको ऊपर पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ऊपर आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या बात की गई है। तो देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार सड़कों, बंदरगाह, रक्षा परियोजना पर अतिरिक्त 250 अरब रुपए जो है खर्च करने का निवेश बढ़ाएगी। 31 मार्च को पहले से आधारित संरचना पर खर्च करने के लिए राज्य सरकार को 50,120 अरब रुपए ब्याज मुक्त ऋण पेश करा गया था। मंत्री ने कहा इन सब उपायों से 730 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग जो है उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे बात की गई है ऊपर वाले पैराग्राफ में। अब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं तो विस्तार होता है, कम होते हैं तो संकुचित होता है। तो ऊपर भी वही बात की गई थी, यहाँ पे विस्तार की बात की गई है, विस्तार की। उपरोक्त नीति का भविष्य की राष्ट्रीय आय पे क्या होगा? राष्ट्रीय आय बढ़ेगी जब खर्चे वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं। तो सरकारी ऋण पर उपयुक्त नीति का अपेक्षित प्रभाव जो है वो क्या होगा? तो सरकारी ऋण पर उपयुक्त नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब सरकार पॉलिसी वगैरह बना रही है कि भाई ये नए नए प्रोजेक्ट बनाएंगे, नई नई सड़कें, नए नए ये वो करेंगे, खर्चे ज़्यादा करने का वो करिए, तो भाई सरकार लोन ज़्यादा लेगी इस चीज़ के लिए, तो लोन में जो है वृद्धि होगी। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा इसकी केस स्टडी। यहाँ पे भी देखिए, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को 1.1 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के लिए नए सिरे से तहत सिरे से राहत और प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की, जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच अपनी नौकरियों को गंवाने वाले औपचारिक क्षेत्रों में फलाना ढिमकाना, ये सब योजनाएं लिखी हुई हैं। तो प्रोत्साहन पैकेज से उम्मीद है कि मांग को बढ़ाएगी, पूर्ति को बढ़ाएगी, रोजगार को बढ़ाएगी, क्या करेगी ये? तो ये जो है मांग को बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था की मांग कम थी ना कोविड में, तो सारे प्रयास किस लिए किए जा रहे थे? मांग को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को इस प्रोत्साहन पैकेज के आधे से अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक को जो है हुआ है। ये पैकेज के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, ये क्या है, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कहता है 2020-21 की पहली छमाही में
हुए तकनीकी मंदी की स्थिति से उबरने के लिए सरकार को कर दरों में क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए, टैक्स कम लेना चाहिए ना सरकार को। इसके यहाँ पे देखो 19वें में सी लिखा हुआ है नया आंसर, जो हमारा वो ऊपर क्वेश्चन फंसा हुआ है 19वें में सी लिख दिया। तो 19वें में मतलब ये वाला जो कोई ये हमारा जो असर्शन रीजनिंग कह रहा है रीज़न गलत है, लेकिन ये तो ठीक लिखा हुआ है ना भाई। जब इन्फ्लेशन हो रही है तो सरकार तो खर्चे कम करेगी ना, सरकार खर्चे ज़्यादा क्यों करेगी, ये तो सही लिखा हुआ है। और ये कह रहा है गलत लिखा हुआ है। हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो ए होना चाहिए, बाकी मेरा भी दिमाग घूम जाता है कभी कभी। आप देखिएगा, अगर आपको कुछ लगे मुझे बताइएगा, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, पूरा का पूरा ये हो चुका है समष्टि अर्थशास्त्र का। ऐसे ही हम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के भी मैं आपके लिए बना दूंगा, उसको भी ज़रूर से कर लीजिएगा, इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, गारंटीड क्वेश्चन है इससे। अच्छा मुद्रा बैंकिंग तो हो गया, ठीक है। इसके जो मैंने आपको ये असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू बताया ना, ये सारे इससे ज़रूर कर लीजिएगा, इससे गारंटीड क्वेश्चन है, इससे जो है भाई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ करिए या ना करिए। और एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बचत वक्र से उपभोग वक्र प्राप्त करना और उसके चरण को लिखना, ये जरूर कर लीजिएगा, किस्मत खराब क्वेश्चन है। और उपभोग से बचत वक्र 6 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन है। अच्छा ये यहाँ पे आ गया, उपभोग से बचत, बचत से उपभोग और उसके स्टेप और चित्र। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं करके जा रहे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, किस्मत खराब क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है, आएगा ही आएगा, गारंटीड है। बाकी हम जो है अपना भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का जो है मैं अलग से अभी वीडियो बना दूंगा आपको, वो आप देख लीजिएगा, उसको कवर कर लीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, इससे जरूर भारतीय अर्थव्यवस्था के इसमें चैप्टर वाइज असर्शन रीजनिंग सब दे रखा है, इससे ज़रूर कीजिएगा, गारंटीड है, इससे आएगा ही आएगा, ठीक है।